चलिए ध्यान दीजिए। पिछले क्लास में हम लोग बायोलॉजी खत्म हो गया। अच्छा, इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, ध्यान दीजिए अब। चलिए क्लास, हाँ क्लास तो सब क्लास के बारे में सोच रहे हैं। क्लास तो बंद रह गया, एक सप्ताह बंद रह गया और हमको तो लग रहा है 1 साल से हम पढ़ा नहीं रहे हैं। ठीक है, शादी कितना था बीच में? और आप जानबे करते हैं शादी के सीजन में बहुत दिल टूट जाता है। तो हम सामाजिक कार्य कर रहे थे, जोड़ रहे थे। ठीक है, तो हर आवाज नहीं है, आवाज बढ़ा दीजिए। तो अब जोड़ने तोड़ने का काम समाप्त कर लिए हैं और आज के क्लास में हम इकोनॉमिक्स की शुरुआत करने वाले हैं और शुरुआत पहला चैप्टर से ही होगा। और बायोलॉजी के 3 चैप्टर, पहले दूसरे और तीसरे चैप्टर को हम समाप्त कर लिए हैं। आशा करते हैं कि तीनों चैप्टर में जितने भी प्रश्न है, अनुमानतः 600 प्रश्न है। ठीक है, 550 प्लस प्रश्न है, तो उन प्रश्नों को आप लोग याद कर लिए होंगे। याद कर लिए हैं? नहीं याद हो रहा है तो टेंशन तो लेना नहीं, क्योंकि नौकरी उसके बाद तो होगा नहीं किसी को। ठीक है, तो जो भी याद कर लिए हैं अच्छी बात है, आप नौकरी के रेस में बने हुए हैं। नहीं याद करिएगा, हमको कुछ नहीं इससे लेना देना है। नहीं याद करिएगा, नौकरी के रेस से बाहर हो जाइएगा। तो बायोलॉजी के पहले दूसरे चैप्टर तीसरे चैप्टर के प्रश्न अभी भी याद नहीं किए हैं तो बहुत ज़्यादा समय नहीं गया है और हम इकोनॉमिक्स की शुरुआत करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म हो सकता है कि आपको पहली बार में समझ ना आए, हो सकता है। हम भी पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे तो बहुत चीज़ पहली बार में समझ नहीं आया था। तो जो टर्म आपको समझ में नहीं आएगा उसके लिए हड़बड़ाना नहीं है कि हमें इकोनॉमिक्स समझ में ही नहीं आ रहा है। बहुत स्टूडेंट क्या होते हैं कि इकोनॉमिक्स के कुछ पॉइंट को अगर नहीं समझ पाते हैं तो इतना ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कि जो समझ पाते हैं उसको भी नहीं समझ पाते। बात समझे कि नहीं समझे? तो एक आध पॉइंट ना समझे आप, इसके लिए उतना टेंशन नहीं लेना है कि जो समझे वो भी मस्तिष्क से निकल जाए। और ये आपको होगा आगे जैसे जैसे इकोनॉमिक्स के चैप्टर, हालांकि बहुत धीमी गति से हम इकोनॉमिक्स को ले जाएंगे ताकि आपको पर्याप्त समय मिले उस पर खुद से प्रयास करने का और बहुत तेज प्रयास करने का। तो हम धीमी गति से इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आप याद रखिएगा कि पहली बार में सब कुछ समझ में नहीं आता है। तो 4 पॉइंट नहीं समझिएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं लीजिएगा। जैसे ही आप प्रश्नों को कीजिएगा, चैप्टर के लास्ट में प्रश्न है ना, जैसे ही प्रश्न को आप क्लियर कीजिएगा आपका सारा टेंशन खत्म। क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी इस बार गारंटी है कि क्वेश्चन नोट से बाहर नहीं आएगा, आएगा तो उसे कोई नहीं बनाएगा। और पहला चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, यानी अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था की परिभाषा को समझना है। इस चैप्टर में हम यही समझेंगे कि अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था क्या है। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के परिभाषा को समझना है, उसके प्रकार को भी समझना है इसी चैप्टर में। तो अर्थशास्त्र
और अंग्रेजी में इसे कहते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स क्या है? तो सबसे पहले हम इसके शब्द पर जाते हैं कि ये जो शब्द है अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक्स, इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है, इस शब्द का क्या अर्थ निकलता है। उसके बाद हम इसके व्यापक परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। तो अर्थशास्त्र को अगर देखिएगा तो ये दो शब्दों को मिलकर बना हुआ है। एक शब्द है अर्थ और दूसरा शब्द है शास्त्र। अर्थ का मतलब क्या होता है? तो अर्थ का मतलब होता है धन। अर्थ का मतलब क्या होता है? धन। और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन या वैज्ञानिक अध्ययन। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अर्थ एवं शास्त्र। अर्थ का अर्थ होता है धन और शास्त्र का अर्थ होता है अध्ययन। यानी कि इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन। धन का अध्ययन। अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? धन का अध्ययन। अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? धन का अध्ययन। वह शास्त्र जिसमें हम धन का अध्ययन करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। वह शास्त्र या वह विज्ञान जिसमें धन का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। अब इकोनॉमिक्स शब्द पर आइए। इकोनॉमिक्स शब्द जो है यह ग्रीक शब्द से मिलकर, ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द है। इकोनॉमिक्स कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द नहीं, ग्रीक शब्द से निकला हुआ शब्द है। इकोनॉमिक्स है तो अंग्रेजी शब्द है, लेकिन यह अंग्रेजी शब्द निकल कर कहां से आया है? ग्रीक शब्द से निकल कर आया है। ग्रीक में दो शब्द ही आगे चलकर इकोनॉमिक्स बना, और वो ग्रीक दो शब्द है। एक है आइकोस और दूसरा है नेमीन। आइकोस और नेमीन दोनों ही क्या है? ग्रीक शब्द। यही दो ग्रीक शब्द आपस में मिलकर आगे चलकर वर्तमान में किस रूप में हमारे सामने है? इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स अंग्रेजी शब्द जो है यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इकोनॉमिक्स जो अंग्रेजी मीनिंग है अर्थशास्त्र का, यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। और यह दो ग्रीक शब्द कौन है? आइकोस और नेमीन। आइकोस और नेमीन। अगर इसका अर्थ हम हिंदी में निकाले कि आइकोस का मतलब क्या होता है, तो आइकोस का मतलब होता है घरेलू, डोमेस्टिक। और नेमीन का मतलब होता है प्रबंध। नेमीन का मतलब होता है प्रबंध। यानी इकोनॉमिक्स का शाब्दिक अर्थ क्या है? घरेलू प्रबंध। जबकि अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? धन का अध्ययन। बात समझ गए? तो अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन। धन का अध्ययन। धन को अंग्रेजी में वेल्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? वेल्थ कहते हैं। तो अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? धन का अध्ययन। और इकोनॉमिक्स का शाब्दिक अर्थ क्या है? घरेलू प्रबंध। ये इकोनॉमिक्स अंग्रेजी शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है? ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। इकोनॉमिक्स अंग्रेजी शब्द कितने ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है? दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से ग्रीक शब्द? आइकोस और नेमीन। आइकोस का मतलब क्या होता है? घरेलू। नेमीन का मतलब क्या होता है? यानी कि इकोनॉमिक्स का शाब्दिक अर्थ क्या निकलेगा? घरेलू प्रबंध। इकोनॉमिक्स का शाब्दिक अर्थ होगा घरेलू प्रबंध। अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन। अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? धन का अध्ययन। आप तो शाब्दिक अर्थ समझ गए, लेकिन शाब्दिक अर्थ से तो काम चलेगा नहीं। हमें अर्थशास्त्र की एक संपूर्ण परिभाषा जाननी पड़ेगी कि अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स क्या है। क्या है?
इकोनॉमिक्स क्या है, इसको समझने से पहले आपको दो चीज समझना बहुत जरूरी है। दो चीज, एक कि मानव की जो आवश्यकताएं हैं, मानव की आवश्यकता जो है वह असीमित है। वह क्या है? असीमित है। मानव की हम बात कर रहे हैं। मानव की आवश्यकताएं क्या है? असीमित है, असीमित। अगर आपको एक सेट कमरा है तो आप महसूस कीजिएगा हमें दो की आवश्यकता है। दो हो जाएगा तो कहीं तीन की आवश्यकता है, तीन भी हो जाएगा तो चार की आवश्यकता है। खत्म ही नहीं होगा आपकी आवश्यकता। अगर आप जिलेबी खाते हैं तो आप सोचिएगा कि हमें रसगुल्ला खाने की आवश्यकता है। पैसा के अभाव में हम जिलेबी खा रहे हैं, ठीक है ना। कोई 1 BHK फ्लैट में रहता है तो उसको 2 BH फ्लैट की आवश्यकता है। कहेगा मजबूरी में यहां रहते, आवश्यकता तो हमें दो की है। जो 2 में रहता है उसको 3 की आवश्यकता है। जो बंगला में रहता है उसे फार्म हाउस की आवश्यकता है। मनुष्य की आवश्यकताएं क्या है? असीमित है, असीमित। कई उदाहरण आपके सामने दिए। जो साइकिल पर चल रहा है वो कहेगा हमें मोटरसाइकिल की आवश्यकता है। वो तो पैसा नहीं है इसलिए हम साइकिल पर चढ़ रहे हैं। जो मोटरसाइकिल पर चल रहा है उसको नितांत कार की आवश्यकता है। आप उसको देख लीजिए कि गाड़ी तो 4 चक्का होता है, 2 चक्का तो मजबूरी में चला रहे हैं हम। जिसको 4 चक्का है उसको भी चाहिए प्लेन, और जो प्लेन में भी लंबे दौर से उड़ रहा है उससे भी संतोष नहीं है। वो भी सोच रहा है कि हमारे वैज्ञानिक कुछ कर नहीं रहे हैं 10-20 सालों से, कोई नया बना नहीं रहे कि हम उस पर उड़े। कितना हवाई जहाज, वही हवाई जहाज, वही हवाई जहाज। ये क्या है? कहाँ है वैज्ञानिक? पढ़ने लिखने वाले कहाँ है? कहाँ है IIT है? कहाँ है बड़े बड़े यूनिवर्सिटी? तो मानव की आवश्यकताएं क्या है? असीमित है। अब कहिएगा कि नहीं हमारी आवश्यकताएं असीमित नहीं है, हमारी आवश्यकताएं तो सीमित है। आपकी आवश्यकताएं कुछ भी हो, अर्थशास्त्र मानकर चला है कि मानव की आवश्यकता क्या है? असीमित है। मानव की आवश्यकता है असीमित इसलिए कि उन्हें सोचने समझने की क्षमता बहुत ज्यादा है। पक्षी सबको यादें है कि कल लो भोजन करना है, इसीलिए आजे भर दाना चुगेगा, उसके बाद चल गया घोंसला में। उसको पता नहीं कि कल होगा कि नहीं होगा, फिर कल होगा, फिर कल होगा। जमा नहीं करेगा वो। उसके मस्तिष्क हमारे मस्तिष्क इतना डेवलप्ड नहीं है, वो सोच नहीं पाता जैसे हम सोच पाते। अब मानव को देख लीजिए, वो तो 10 पुस्त का जमा करके मरना चाहता है। वो चाहता है कि हमारा आगे आने वाला 10 पुस्त निकम्मा हो, केवल हम ही को काम करना पड़े और वो सब बैठ कर मजा ले खाए। ये मानव की साधारण सा टेंडेंसी है जो आपके सामने हम आपको बता रहे। तो मानव की आवश्यकताएं क्या है? असीमित है। लेकिन मानव की आवश्यकता पृथ्वी पर जिन साधनों से पूरा होगा वो साधन इस पृथ्वी पर क्या है? सीमित है। मानव की आवश्यकताएं जिन साधनों से पूरा होगा वो साधन क्या है? सीमित है। क्योंकि पृथ्वी पर 30% ही भूमि है, 70% पर क्या है? जल है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। जो है सो है, इसी से सब कुछ आपको प्राप्त करना है। 30% भूमि या 70% जल से ही आपको सब कुछ प्राप्त करना है, वो बढ़ने वाला नहीं है। यानी कि साधन क्या है? सीमित है। आपकी आवश्यकता जिस साधनों से पूरा होगा वो पृथ्वी पर सीमित है, सीमित। तो मानव की आवश्यकताएं क्या है? लेकिन वो आवश्यकता जिन साधनों से पूरा होगा वे क्या है? सीमित। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आवश्यकता पूरा कैसे होगा? आवश्यकता पूरा कैसे होगा? और स्थिति देखकर आप यही कहिएगा कि आवश्यकता पूरा ही नहीं होगा, यही नहीं कहिएगा आप। आवश्यकता पूरा होगा क्योंकि वो असीमित है और जिससे पूरा होगा वो सीमित है। तो एक बात तो क्लियर है कि सारी आवश्यकताएं पूरी
नहीं हो सकती है। मानव की सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती है। पृथ्वी पर जितने साधन हैं उन साधन से मानव की सारी आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती है। अब करे तो करे क्या, पढ़े तो पढ़े क्या, सोचे तो सोचे क्या। सारा सोच आपका आकर थमेगा कहां पर? अर्थशास्त्र पर। दिक्कत क्या हुआ देखे ना कि आवश्यकता क्या है? आवश्यकता जिन साधनों से पूरा होगा सीमित है, तो सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे क्या? अर्थशास्त्र। इस समस्या को दूर करने के लिए हम पढ़ेंगे क्या? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पढ़ने के बाद ये अर्थशास्त्र हमें सिखाएगा। अर्थशास्त्र पढ़ने के उपरांत, इकोनॉमिक्स पढ़ने के उपरांत आपको पता चलेगा कि आखिर सीमित साधन का हम किस प्रकार उपयोग करें। सीमित साधन का हम किस प्रकार उपयोग करें ताकि अधिकतम आवश्यकता क्या हो? संतुष्ट हो। अधिकतम आवश्यकता क्या हो? संतुष्ट हो। अधिकतम आवश्यकता क्या हो? अर्थशास्त्र हमें पढ़कर ये मालूम पड़ेगा कि सीमित साधन का उपयोग कैसे करें कि अधिकतम आवश्यकताएं, असीमित आवश्यकता में अधिकतम आवश्यकता संतुष्ट हो, अर्थात अधिकतम आवश्यकता पूरी हो। बात समझे कि नहीं समझे? अर्थशास्त्र पढ़कर हमें यह पता चलेगा कि हम सीमित साधन का किस प्रकार उपयोग करें कि असीमित आवश्यकता में अधिकतम आवश्यकता संतुष्ट हो अथवा अधिकतम आवश्यकता पूरी हो। बात समझ गए? अब आइए अर्थशास्त्र के परिभाषा, जो एक संपूर्ण परिभाषा होगा वो यहीं से निर्मित होगा। अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है, अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है, और विज्ञान में ये सामाजिक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? क्या आपसे पहला प्रश्न ये कि अर्थशास्त्र विज्ञान है? तो बिल्कुल अर्थशास्त्र विज्ञान है। हम जिस तरह विज्ञान का अध्ययन करते हैं, तथ्यों को जांचकर, तथ्यों को परखकर, उसी तरह अध्ययन करते हैं किसका? तो अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, लेकिन ये मानव की आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है, तो ये एक सामाजिक विज्ञान है। ये कैसा विज्ञान है? तो अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है, या अर्थशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो हमें बताता है कि सीमित साधनों का उपयोग किस प्रकार किया जाए कि अधिकतम आवश्यकताएं संतुष्ट हो। अर्थशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो बताता है कि सीमित साधनों का किस प्रकार उपयोग किया जाए कि अधिकतम आवश्यकताएं मानव की पूरी हो या अधिकतम आवश्यकताएं संतुष्ट हो। क्लियर हुआ? समझिए, बात को समझिए कि नहीं? मानव की आवश्यकता कैसी है? असीमित है। मानव की आवश्यकताएं जिन साधनों से पूरा होगा वो कैसे हैं? सीमित। इसका मतलब है मानव की सारी आवश्यकताएं पूरी, तो हम कोशिश करेंगे कि अधिकतम से अधिकतम आवश्यकताएं क्या हो? पूरी हो, अर्थात संतुष्ट हो। ये कैसे होगा? तो ये कैसे होगा? किसको पढ़कर होगा? अर्थशास्त्र को पढ़कर होगा। कैसे होगा? अर्थशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है, अर्थशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो हमें बताता है कि सीमित साधनों का उपयोग किस प्रकार करें कि अधिकतम आवश्यकताएं संतुष्ट हो, अधिकतम आवश्यकताएं। क्लियर हुआ? बात समझे? कहिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अब एक बार देखिए क्या क्या समझिए हैं हम लोग। अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? धन का। इकोनॉमिक्स किन शब्दों से बना है? ग्रीक शब्द। किन किन ग्रीक शब्दों से? इकोनॉमिक्स का शाब्दिक अर्थ क्या है? घरेलू। मानव की आवश्यकताएं कैसी होती है? असीमित होता है। आवश्यकता पृथ्वी पर के जिन साधनों से पूरा होगा
सीमित है, यानी सारी आवश्यकताएं मानव की पूरी होने वाली, इसलिए मानव सोचेगा कि अधिक से अधिक आवश्यकता उसकी क्या हो, पूरी हो, और इसके लिए उन्हें कौन सा विषय पढ़ना होगा, अर्थशास्त्र पढ़ना होगा। अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो बताता है कि सीमित साधन का किस प्रकार उपयोग किया जाए कि असीमित आवश्यकता में अधिकतम आवश्यकता संतुष्ट हो। अर्थशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो बताएगा कि सीमित साधन का उपयोग किस प्रकार किया जाए कि असीमित आवश्यकता में अधिकतम आवश्यकता। क्लियर हुआ? यानी अर्थशास्त्र का काम है आपकी अधिकतम आवश्यकताओं को संतुष्ट करना, आपकी अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा करना। किन से? सीमित साधनों से, सीमित साधनों से। क्लियर हो गया ना? इस भारत में अगर एक ही दिन सब सोच लेगा कि सब रसगुल्ला खाएंगे, पूरा हो सकता है? उतना दूध ही पैदा नहीं होता कि एक ही दिन सबको रसगुल्ला खिलाया जाए। तो अर्थशास्त्र ने कहा कि रसगुल्ला पर काहे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, कुछ का पनीर बना दीजिए, आवश्यकता थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। रसगुल्ला खरीदने आएगा, देखेगा पनीर है, सोचेगा पनीर खा ले, तो कुछ लोग रसगुल्ला खा लेगा, कुछ लोग पनीर खा लेगा। फिर अर्थशास्त्र ने देखा कि अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, इसको लस्सी बनाइए, बहुत जो है ना लस्सी पर भी ध्यान दे देगा। तो दूध का क्या बन गया, तो कुछ लोग लस्सी की तरफ चल गए, और इस तरह से सबकी आवश्यकता, अधिकतम आवश्यकता जो दूध की होगी वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अगर सब चाह लेगा कि रसगुल्ले खाए तो ये संभव है, उतना दूध पैदा नहीं होता कि सब का रसगुल्ला बनाकर सब लोगों को पूरा किया जा सके। उतना पनीर भी भारत में पैदा नहीं होता कि एक ही दिन अगर सब सोच ले कि पनीर खाएंगे तो पनीर सबको मिल जाएगा, ऐसा भी संभव नहीं है। उतना भी लस्सी भी नहीं बनता कि पूरे भारत की जनसंख्या सोचेगा कि एक ही दिन जो है पूरा का पूरा सब लस्सी पिएंगे, तो उतना लस्सी का भी उत्पादन नहीं होता है। तो अर्थशास्त्र ही साधन को भिन्न भिन्न तरह के प्रोडक्ट में बदल देता है कि ताकि सबकी आवश्यकता जो है वह क्या हो सके, संतुष्ट हो गए, क्या हो सके। क्लियर हुआ? अर्थशास्त्र का परिभाषा समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत है? अर्थशास्त्र का परिभाषा समझ गए? अर्थशास्त्र कैसा विज्ञान है? प्राकृतिक विज्ञान या सामाजिक विज्ञान? सामाजिक विज्ञान, क्योंकि ये मानव से जुड़ा हुआ है। बात समझ गए ना? तो अर्थशास्त्र कैसा विज्ञान है? अर्थशास्त्र हमें ये बतलाता है कि हम सीमित साधनों का किस प्रकार उपयोग करें ताकि असीमित आवश्यकता में अधिकतम आवश्यकता, असीमित आवश्यकता में अधिकतम आवश्यकता संतुष्ट हो। अब जब अर्थशास्त्र की परिभाषा को आप समझ गए, तो अर्थशास्त्र का मेन फोकस है आपकी असीमित आवश्यकताओं में अधिकतम आवश्यकताओं को संतुष्ट करना। अर्थशास्त्र इसी पर काम करता है। अर्थशास्त्र इस पर काम करता है कि आपकी जो असीमित आवश्यकता है, मतलब मानव की जो असीमित आवश्यकता है, उसमें अधिकतम आवश्यकता को क्या किया जाए, संतुष्ट किया जाए। तो अर्थशास्त्र का मेन विषय यही है कि आपकी आवश्यकता क्या क्या है और उसमें कितने आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है, यही आपको बताएगा अर्थशास्त्र। यानी अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है अधिकतम आवश्यकताओं को क्या करना, पूरा करना, या अधिकतम आवश्यकताओं को संतुष्ट करना। और जब हम आवश्यकताओं की बात करते हैं, मानव की आवश्यकताओं की बात करते हैं, तो क्या मानव की आवश्यकताएं हमेशा एक जैसी रहती है? मानव की आवश्यकताएं हमेशा एक जैसी रहती है? मानव की आवश्यकताएं हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। याद कीजिए, मौर्य काल चल रहा था, उस समय किसी को मोबाइल की जरूरत थी नहीं। आज 2024 चल रहा है, सबको जरूरी है कि न मोबाइल का, है कि न है? हाँ, जिसको नहीं रहता है उस कर्जा लेकर मोबाइल लेता है।
और आजकल पता नहीं लोन तुरंत मिल जाता है। कई लोगों से मिलते बोलता है कि लोन पर फोन लिए हैं, ठीक है। और लोन पर फोन लेने का प्रवृत्ति कुछ इस प्रकार है कि कोई देखता है कि लोन पर भी मिल रहा है तो उसके पास है तो फिर भी वो एक और लेता है। खैर वो सब अलग बात है, मार्केट की बात पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि समय के साथ मानव की आवश्यकताएं बदलती रहती, समय के साथ मानव की आवश्यकताएं बदलती रहती है। जो आवश्यकताएं सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान मानवों की थी वही आवश्यकताएं मौर्य काल में नहीं होगा। जिस तरह की आवश्यकताएं मौर्य काल में लोगों की थी निश्चित तौर पर उसमें बदलाव हुआ होगा जब भारत में मुगल काल चल रहा होगा। और आज मानव की जो आवश्यकताएं निश्चित ही वो सब आवश्यकताएं मुगल काल में नहीं रही होगी। आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं सहमत है? तो निश्चित तौर पर आप इस पर सहमत होइएगा कि समय के साथ मानव के आदतें बदलते हैं जिसके कारण उसके आवश्यकताओं में क्या आता है? बदलाव आता है। अब जब अर्थशास्त्र आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का कार्य करता है और समय के साथ आवश्यकताओं में परिवर्तन होता जाता है तो निश्चित तौर पर समय के साथ अर्थशास्त्र के परिभाषा में भी क्या आते जाएगा? परिवर्तन आते जाएगा, बदलाव आते जाएगा। समय के साथ जिस तरह आवश्यकताओं में बदलाव आते जाते हैं उसी तरह अर्थशास्त्र के परिभाषा में भी क्या आते जाते हैं? बदलाव आते जाते हैं। अभी जो हम अर्थशास्त्र की परिभाषा आपके सामने रखे हैं वह अर्थशास्त्र के कई परिभाषाओं का एक सार था। अभी जो हम अर्थशास्त्र की आपको परिभाषा बताए कि अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो हमें बताता है कि हम सीमित साधनों का किस प्रकार उपयोग करें कि ताकि अधिकतम आवश्यकताओं में असीमित आवश्यकताओं में अधिकतम आवश्यकताएं संतुष्ट हो। यह परिभाषा अर्थशास्त्र के कई परिभाषाओं का एक सार है। समय बीतने के साथ साथ जिस तरह आवश्यकताओं में बदलाव आते गए उस तरह अर्थशास्त्र के परिभाषा में भी क्या आते गए? बदलाव आते गए। और समय समय पर भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को एक अलग नजरिया प्रदान किया, एक अलग तरह से परिभाषित करने का कार्य किया। समय के साथ साथ भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को एक नए सिरे से परिभाषित करने का कार्य किया। आइए हम समय बीतने के साथ साथ अर्थशास्त्र के परिभाषा में क्या बदलाव आया उसको समझने का प्रयास करते हैं। और अर्थशास्त्र की पहली परिभाषा जो निकल कर आई थी वो आई थी अर्थशास्त्री एडम स्मिथ से। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एडम स्मिथ के नजरिए से अर्थशास्त्र क्या है। एडम स्मिथ के नजरिए से अर्थशास्त्र क्या है? और इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। किनको? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के जनक या अर्थशास्त्र के पिता कौन है? एडम स्मिथ हैं। कौन है दोस्तों? एडम स्मिथ। इन्हें अर्थशास्त्र के पिता या अर्थशास्त्र के जनक इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि अर्थशास्त्र का पहला पुस्तक लिखने का श्रेय किन्हें है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र की पहली पुस्तक जो लिखी गई किसके द्वारा? एडम स्मिथ के द्वारा। और उस पुस्तक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड causes of wealth of nation। ये पुस्तक का नाम है जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? ये पुस्तक का पूरा नाम है दोस्तों, ये पुस्तक का, और इस नाम को शॉर्ट नेम कर। तो एक पुस्तक है और इस पुस्तक का पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर नेशन। एन इंक्वायरी इनटू द नेशन है।
एन इंक्वायरी इनटू द नेशन एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये बड़ा पुस्तक को शॉर्ट में क्या बोलते हैं। और इस पुस्तक का महत्व बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको ये याद रखना होगा कि ये कब प्रकाशित हुआ था। 1700 एडम स्मिथ की यह पुस्तक, जिसे संक्षिप्त में वेल्थ ऑफ नेशन कहते हैं, का प्रकाशन कब हुआ। और यह पुस्तक अर्थशास्त्र की पहली पुस्तक है। इससे पहले अर्थशास्त्र की कोई पुस्तक लिखी, हालांकि भारत में अर्थशास्त्र नाम से पुस्तक लिखा गया था कौटिल्य, चाणक्य या विष्णु गुप्त के द्वारा, लेकिन उस पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र था। उसमें राजनीतिक परिचर्चा की गई थी, अर्थशास्त्र के वास्तविक स्वरूप को चाणक्य ने उसमें लिखा नहीं। तो अर्थशास्त्र नाम से पुस्तक तो लिखी गई है मौर्य काल में, लेकिन वो अर्थशास्त्र की वास्तविक पुस्तक, अर्थशास्त्र की वास्तविक पुस्तक में पहला पुस्तक होने का श्रेय प्राप्त वेल्थ ऑफ नेशन को कब प्रकाशित हुआ। और यह पुस्तक किसकी है। चूंकि एडम स्मिथ ही अर्थशास्त्र की प्रथम पुस्तक लिखी, इसीलिए इन्हें अर्थशास्त्र के पिता या अर्थशास्त्र के जनक के तौर पर हम लोग जानते हैं। अब इस पुस्तक में एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को, इस पुस्तक में एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को यानी कि इकोनॉमिक्स को क्या बताया है। क्या बताया है। धन का विज्ञान बताया है। अपने इस पुस्तक में एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को क्या बताया है। धन का विज्ञान बताया है। एडम स्मिथ ने अपने इस पुस्तक में अर्थशास्त्र को किस रूप में परिभाषित किया है। धन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। एडम स्मिथ का परिभाषा है कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति एवं कारणों की खोज है। अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति एवं कारणों का खोज है। इसी को हम दूसरे शब्द में बोले तो एडम स्मिथ यह कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र धन का। अपने इस पुस्तक में, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक में, एडम स्मिथ केवल किसकी चर्चा किए हैं। धन की। इस पुस्तक में एडम स्मिथ ने बताए हैं कि धन क्या है, धन को कैसे अर्जित किया जाए, धन को कैसे संग्रह किया जाए, धन को कैसे बढ़ाया जाए, धन को कैसे वितरित किया जाए। यानी सारा फोकस एडम स्मिथ का किस पर है। धन पर है। हर परिचर्चा एडम स्मिथ की इस पुस्तक में कहां से शुरू हुई है। धन से शुरू हुई है। इस पुस्तक में एडम स्मिथ ये बताए हैं कि धन क्या है, धन को कैसे रखा जाए अर्थात संग्रह किया जाए, धन को कैसे बढ़ाया जाए, धन का कैसे बंटवारा किया जाए। धन धन धन, केवल धन की चर्चा है इस पुस्तक में। क्लियर। तो अर्थशास्त्र के जो पिता हैं वो अर्थशास्त्र को किस रूप में परिभाषित किए हैं। धन के विज्ञान के रूप में। एडम स्मिथ का कहना कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। लेकिन कई पत्रकारों को, पत्रकार बोल रहे हैं, कई अर्थशास्त्रियों को आगे चलकर एडम स्मिथ का यह परिभाषा सूटेबल नहीं लगा। कई अर्थशास्त्रियों को यह परिभाषा, एडम स्मिथ का यह परिभाषा ठीक नहीं लगा। यानी कि एडम स्मिथ के आलोचक अर्थशास्त्री कौन कौन आगे चलकर हुए, ये भी इसमें किसका नाम है। कार्लाइन, मॉरिस और रस्किन। कार्लाइन, रस्किन, क्या हुआ जी। कार्लाइन, रस्किन, मॉरिस जैसे अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के क्या है,
आलोचक है। कार्लाइन, रस्किन और मॉरिस जैसे अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के क्या हैं? आलोचक है। अब कहिएगा ये बात याद रखना पड़ेगा। याद क्या रखना पड़ेगा? आप समझ रहे हैं ना कि ये सब क्या है? आलोचक। याद केवल क्वेश्चन को रखना है, केवल क्वेश्चन को, बाकी इस सब को समझना है, दिमाग को खोलकर समझना है। इसलिए दिमाग से बिल्कुल पूरी तरह शांत और गंभीर हो जाइए। केवल दिमाग को सोचने के लिए, समझने के लिए स्वतंत्र छोड़ दीजिए। नहीं तो आजकल का जनरेशन का हालत बहुत खराब है। अकेला में शॉर्ट वीडियो देखता है और 10 आदमी के बीच में जो देखता है वही बोलता है। उसका अपना मस्तिष्क कहीं खो गया है। उसको पते नहीं कि हमरो दिमाग है। वो देखता है और देखा गया बात ही बोलता है। अब हमारा कंटेंट देखता है और हमारी बात बोलता है तो अच्छी बात है भाई, हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन बात कहाँ से बोल रहे हैं हम समझ रहे हैं ना। वर्तमान समय का डिजिटल क्रांति लोगों के मस्तिष्क के कल्पना शक्ति को छीन कर रहा है। ऐसे कई लोग हैं जो अकेले में YouTube पर वीडियो देखते हैं और 10 आदमी के सामने केवल वही बोल पाते हैं जो उन्होंने वीडियो में देखा। ये मानव मस्तिष्क की एक बहुत ही बड़ी बीमारी है कि वे अपने कल्पना शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति है किसी के साथ तो उसका मस्तिष्क बीमार है और वो दरोगा बन नहीं सकता है। ठीक है ना। इसलिए दोस्तों मस्तिष्क को स्वतंत्र छोड़िए, शांत छोड़िए, गंभीर सोचिए और सोचिए कि एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को किस रूप में परिभाषित किया? धन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। किस रूप में परिभाषित किया? लेकिन इसके कई आलोचक हो गए और आलोचक में प्रमुख नाम किसका है? कार्लाइन, रस्किन और मॉरिस का। अब ये क्या आलोचना की है? इनके आलोचना का सवाल क्या है? इसके आलोचना का ये सवाल है, इन्होंने यानी कार्लाइन, रस्किन, मॉरिस ने एडम स्मिथ को बुलाया। बोला एडम स्मिथ अर्थशास्त्र क्या है? तो बोला धन का विज्ञान है। फिर पूछा अर्थशास्त्र में क्या पढ़ना है? धन के बारे में पढ़ना है। फिर कार्लाइन, रस्किन, मॉरिस बोले कि एडम स्मिथ अगर धन के बारे में पढ़ना है तो ये धन किसके लिए है? एडम स्मिथ का धन किसके लिए? मानव के लिए, मानव के लिए। तब जाकर कार्लाइन बोले कि जब मानव के लिए है तो मानव तुम्हारी किताब में मिल कहां रहा है? एक बार भी तुम अपने इस वेल्थ ऑफ नेशन में मानव का उल्लेख क्यों नहीं किया? केवल धन 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 कर रहा है और अगर मानव ही नहीं रहा तो उस धन का कोई मतलब रह जाता है। दोस्तों धन का तो महत्व इसलिए है क्योंकि मानव है। अगर मानव ही नहीं रहेगा पृथ्वी पर तो धन का कोई महत्व रह जाएगा। वही बात जो बात अब हम आपको बताए हैं वही बात तब कार्लाइन, रस्किन, मॉरिस ने किसको बताया? एडम स्मिथ को बताया। कार्लाइन, रस्किन, मॉरिस ने बोले एडम स्मिथ को, एडम स्मिथ तुमने अपने पुस्तक में धन की चर्चा करके, केवल और केवल धन की चर्चा करके मानव के हितों को ठेस पहुंचाया है। तुमको जो है माफ नहीं करेंगे। थोड़ा तो मानव के बारे में उल्लेख कर देता। जिस धन का जो उपभोग करेगा, जिस धन से जो सुख करेगा अर्थात मानव, उसी का बात तुम नहीं कह करके अर्थशास्त्र के इस परिभाषा को बौना बना दिया है। आगे चलकर हम बदल डालेंगे इस परिभाषा को। क्लियर हुआ? बात समझे? तो आलोचक कौन थे और उनके आलोचना के आधार क्या थे, इस बात को समझे कि नहीं समझे? आइए दोस्तों एक स्टेप क्लियर हुआ। अब ध्यान दीजिए क्या क्या आप समझे। सबसे पहले अर्थशास्त्र के कभी कभी पूछ देता क्या आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कौन है? सब अर्थशास्त्र के पुराना अर्थशास्त्र, आधुनिक अर्थशास्त्र, ठीक है, सब के पिता जनक कौन है? एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ के पुस्तक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन, जो कब प्रकाशित हुआ? अपने इस पुस्तक में एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को किस तरह परिभाषित किया है? धन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। किस रूप में परिभाषित किया है?
धन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। यानी अर्थशास्त्र का धन संबंधी परिभाषा, अर्थशास्त्र का धन संबंधी परिभाषा किसने दिया? अर्थशास्त्र का धन संबंधी परिभाषा किसने दिया? एडम स्मिथ के आगे चलकर कौन कौन अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के आलोचक हो गए? कार्लाइन, रस्किन और मॉरिस जैसे अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के आलोचक हो गए। कार्लिन, रस्किन और मॉरिस के आलोचना का आधार क्या था? आधार यह था कि एडम स्मिथ ने अपने पुस्तक में मानवों की चर्चा न कर धन का महत्व मानव से अधिक कर दिया है, जो वास्तव में गलत है, क्योंकि धन का महत्व मानव के लिए है। मानव ही नहीं रहेगा तो धन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। मानव ही नहीं रहेगा तो धन का कोई मतलब नहीं रह जाता। क्लियर हुआ? पर ये एडम स्मिथ की परिभाषा। पीडीएफ में क्या प्रॉब्लम आया है? हाँ, किसी किसी मोबाइल में काहे न होता है? इकोनॉमिक्स में कितने क्वेश्चन हैं? अभी ये क्वेश्चन जितने भी हैं आपको याद करना पड़ेगा। क्या बहुत लोग जो है ना शॉर्ट यानी कि एकदम कम से कम पढ़ना पड़े इसका जुगाड़ करता है। भाई आपको कम से कम पढ़ना है, उसके बाद हमको कहेगा कि सर प्रश्न थोड़ा कम कर दीजिए। भाई हम काहे प्रश्न कम करेंगे? कम प्रश्न वाला कोचिंग अलग है, वहां जाइए। जैसे हम एक चैप्टर में 150 क्वेश्चन रखते हैं, बहुत ऐसे मास्टर है जो क्वेश्चन ही नहीं रखते हैं, अब बहुत है 30 रखते हैं। तो मार्केट में हर तरह का विकल्प उपलब्ध है कि नहीं? हमारे यहां आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। नहीं समझ रहा है तो छोड़ दीजिए, लेकिन हमारा काम है पूरा का पूरा सिलेबस को पढ़ाना, न कम न ज्यादा। जो आपके बोर्ड का सिलेबस है वो पूरा पढ़ाएंगे। और एडम स्मिथ का परिभाषा समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? ये पहला परिभाषा था, ये पहला परिभाषा था। तो किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बताया है? एडम स्मिथ ने। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने। और एक क्वेश्चन आ रहा है, एडम स्मिथ किस देश के थे? दोस्तों एडम स्मिथ किसी देश के नहीं, पूरा विश्व के हैं। जो वैज्ञानिक होते हैं वो किसी देश से बंधे नहीं रहते हुए पूरा विश्व के होते हैं। आइए दोस्तों अब आते हैं अर्थशास्त्र की एक दूसरी परिभाषा पर। अर्थशास्त्र की एक दूसरी परिभाषा पर, और इस दूसरी परिभाषा अल्फ्रेड मार्शल एडम स्मिथ के परिभाषा के बाद, लंबे समय के बाद अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र को एक नए सिरे से परिभाषित करने का कार्य किया। एडम स्मिथ का परिभाषा तो जान ही लिए कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ के बाद अर्थशास्त्र को एक नए नजरिए से परिभाषित करने का कार्य किसने किया? अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल ने एक पुस्तक लिखी थी और इनके पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ और यह पुस्तक प्रकाशित हुआ था 1890 में। यह पुस्तक कब प्रकाशित हुआ? तो 1890 में अल्फ्रेड मार्शल ने एक पुस्तक प्रकाशित की और इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ
और इस प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र का एक नया नजरिया पेश हुआ। अर्थशास्त्र का एक नया नजरिया पेश हुआ और ये था कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। अर्थशास्त्र किसका विज्ञान है? मानव कल्याण का विज्ञान है। अल्फ्रेड मार्शल ने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र को क्या बताया है? मानव कल्याण का विज्ञान बताया है। क्या बताया है? मानव कल्याण का विज्ञान बताया है। मानव कल्याण का इस पुस्तक में अल्फ्रेड मार्शल ने यह बताया कि अर्थशास्त्र मानव के व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों के उस भाग का अध्ययन करता है जिसका संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति और उनके उपयोग से है। अल्फ्रेड मार्शल इस पुस्तक में बताएं कि अर्थशास्त्र मानव के उस व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों का अध्ययन करता है जिसका संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति और उनके उपयोग से है। परिभाषा अल्फ्रेड मार्शल का आपके नोट में दिया हुआ है। और अल्फ्रेड मार्शल का जो परिभाषा है उस पूरे परिभाषा का लब्बो लुआब यही है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। अर्थशास्त्र उस वस्तुओं के उत्पादन का अध्ययन करता है जो वस्तु मानव को क्या प्रदान करेगा? कल्याण प्रदान करेगा। यानी एक और जहां एडम स्मिथ अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बताए थे, वहीं पर अल्फ्रेड मार्शल अर्थशास्त्र को क्या बता रहे हैं? एक और जहां अल्फ्रेड मार्शल अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बताए थे, वही अल्फ्रेड मार्शल अर्थशास्त्र को क्या बता रहे हैं? मानव कल्याण का विज्ञान है। मानव कल्याण को खींच कर लाए अल्फ्रेड मार्शल। यानी अल्फ्रेड मार्शल धन 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 की जो चर्चा हुई थी, वहां से धन को उठा के फेंक दिया। अब वहां पर सेठ क्या किसको? अर्थशास्त्र करेगा मानव का। कौन कह रहे हैं? एडम स्मिथ कह रहा कि अर्थशास्त्र में मानव पढ़ेगा धन के बारे में। अल्फ्रेड मार्शल कह रहा कि अर्थशास्त्र करेगा मानव का कल्याण। एकदम इसको आप कह सकते हैं अल्फ्रेड मार्शल की परिभाषा अर्थशास्त्र की आध्यात्मिक परिभाषा है। ठीक है ना? अर्थशास्त्र की आध्यात्मिक परिभाषा भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये मानव कल्याण की बात कर रहे हैं। और क्या हुआ? अरे कहीं पर रख देता पर क्या दिक्कत है? अरे सही गलती से बैठ गया तो क्या दिक्कत है? दिक्कत किस बात का? आपको डिस्टर्ब नहीं हो रहा है? ओहो डिस्टर्ब। अच्छा डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, और जिंदगी में बहुत कष्ट है, जानते हैं कि नहीं? बहुत कष्ट है। रात में जब सोने जाइएगा न तभी लाइन कटेगा, या खाना बनाकर खाना जैसे निकालिएगा तब लाइन कटेगा। दुख दुख है कि नहीं? तो जिंदगी दुखों से भरा हुआ है। महान दार्शनिक हुए अरस्तु, एक महान दार्शनिक अरस्तु हुए, आप जानते हैं, उसके नाम से परिचित होंगे, सिकंदर के गुरु थे। उनका कहना था कि मानव का जीवन कठिनाइयों से भरा है। अगर किसी मानव के जीवन में कठिनाई नहीं है तो फिर वो मानव नहीं जानवर हो सकता। ठीक है, ये हमारा कथन नहीं, अरस्तु कथन है। तो जिंदगी कठिनाइयों से भरा हुआ है, जिंदगी उलझनों से भरा हुआ है। कठिनाई और उलझनों को दूर कर जिंदगी जीना ही मानव का असली काम है। इसलिए 2 घंटे के क्लासरूम में, 4 घंटे के क्लासरूम में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, नेगलेक्ट करिए। जब जिंदगी की इतने बड़े दिक्कत को आप नेगलेक्ट कर रहे हैं
तो इसको नेगलेक्ट कीजिए दोस्तों। अल्फ्रेड मार्शल साहब है क्या कह रहे हैं? मानव कल्याण का विज्ञान बता रहे हैं। क्लियर हो गया? लेकिन अब कहिएगा कि मार्शल साहब सही काम किए हैं, आखिर कल्याण प्रदान तो किए, लेकिन इनका भी परिभाषा कई अर्थशास्त्रियों को समझ में नहीं आया। समझ में क्या कि मतलब इनकी जो यह परिभाषा है, यह परिभाषा भी कई अर्थशास्त्रियों को रास नहीं आया। और मार्शल के जो सबसे बड़े आलोचक अर्थशास्त्री थे वो कौन थे? रॉबिन्स थे। मार्शल के सबसे बड़े आलोचक अर्थशास्त्री कौन थे? रॉबिन्स। रॉबिन्स का कहना है कि अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का विज्ञान बताकर अर्थशास्त्र को संकुचित कर दिए हैं, छोटा कर दिए हैं। रॉबिन्स गए मार्शल के पास, बोला मार्शल साहब ठीक ठाक है? कहा हाँ ठीक है, बोलो क्या काम है? तो हम यही पूछने आए हैं अर्थशास्त्र क्या है। कहा कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स तुमने पढ़ा है? कहा पढ़े हैं, फिर भी आपसे सुनना चाहते हैं। तो कहा कि मानव कल्याण का विज्ञान है। फिर रॉबिन्स पूछा कि मानव कल्याण का विज्ञान है मतलब क्या, हम समझ नहीं रहे हैं। कह रहा कि वो अर्थशास्त्र जो हम बनाए हैं, हम विकसित किए हैं, वो अर्थशास्त्र उसी वस्तु के उत्पादन के बारे में पढ़ेगा जो मानव को कल्याण के बारे में बात करेगा। तो रॉबिन्स कहा कि बर्तन बनाने का अध्ययन अर्थशास्त्र में हो सकता है? कि क्यों नहीं हो सकता है, और सबसे पहले इसी का होना चाहिए क्योंकि यही कल्याण प्रदान करने में प्रथम स्थान रखता है। न रहेगा बर्तन तो भोजन बनेगा किस में? अब बर्तन जरूरी नहीं कि स्टील का ही हो, लकड़ी का भी हो सकता है, बांस का भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ का भी हो सकता है, मिट्टी का हो सकता है। हमारे पूर्वज मिट्टी के ही बर्तन में बनाए होंगे पहली बार क्या? तो अल्फ्रेड मार्शल ने कह दिया कि हाँ बिल्कुल बर्तन उत्पादन की प्रक्रिया अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे क्योंकि यह मानव को कल्याण प्रदान करता है। फिर रॉबिन्स ने पूछा कि बम 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 के उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? मार्शल रॉबिन्स को भागा, भागो तुम यहां से, यह बम मानव को कल्याण पहुंचाएगा? कहा कि नहीं, इसलिए इसके उत्पादन के बारे में अर्थशास्त्र में नहीं पढ़ना है। रॉबिन्स यहीं धर लिए तो इसको पढ़ने के लिए कौन अर्थशास्त्र में जाएंगे? बताइए कि नहीं बताइए? फिर मार्शल आर्गे नहीं, बम मानव को कल्याण नहीं पहुंचा सकता, इसलिए इसके उत्पादन प्रक्रिया को हमारे शास्त्र के अंतर्गत नहीं पढ़ेंगे। रॉबिन्स फिर कहा कि आप नहीं पढ़िएगा, उत्पादन तो हो रहा है जी। कहा कि हाँ उत्पादन तो हो रहा है, किसी न किसी को पढ़ना पड़ेगा ना उसके उत्पादन की प्रक्रिया को। मार्शल का कि हम जा रहे हैं। रॉबिन्स तुम्हारे बस की बात है तो तुम अपना नया परिभाषा दे दो, हम तो मानव कल्याण की ही बात करेंगे। कुल मिलाकर सार यही है दोस्तों कि रॉबिन्स का कहना है कि अर्थशास्त्र केवल मानव कल्याण के बारे में नहीं बताता है, अर्थशास्त्र उसके भी उत्पादन के बारे में बताएगा या उसके उत्पादन के बारे में हमें निर्देशित करेगा जो उत्पाद मानव को कल्याण नहीं पहुंचाता है। रॉबिन्स का यही कहना है। रॉबिन्स मार्शल के आलोचक इसलिए हैं कि रॉबिन्स कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र केवल उसी के बारे में नहीं पढ़ेगा जो मानव को कल्याण पहुंचा रहा है, अर्थशास्त्र सबके बारे में पढ़ेगा, चाहे वो कल्याण पहुंचाए या कल्याण नहीं पहुंचाए। बात समझ गए ना? तो अल्फ्रेड मार्शल के बारे में इतना ही बात याद रखना है कि अल्फ्रेड मार्शल ने कौन पुस्तक लिखा? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। कब प्रकाशित हुआ? 1890 में। और इस पुस्तक में अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र को किस रूप में परिभाषित किया है? इस पुस्तक में अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र को किस रूप में परिभाषित किया है? मानव कल्याण के रूप में, जिसके सबसे बड़े आलोचक कौन हुए?
रोबिन्स का कहना है कि अर्थशास्त्र केवल मानव के कल्याण के बारे में तक ही नहीं सोचता है, बल्कि अर्थशास्त्र एक व्यापक सामाजिक विज्ञान है जो मानव को कल्याण प्रदान करने वाले पदार्थ के बारे में भी पढ़ेगा और कल्याण नहीं प्रदान करने वाले पदार्थों के उत्पादन के भी बारे में पढ़ेगा। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा किसने दिया? मानव कल्याण संबंधी परिभाषा आपसे पूछेगा किस अर्थशास्त्री ने सर्वप्रथम अर्थशास्त्र के अंतर्गत मानव कल्याण की बात की? अल्फ्रेड मार्शल। क्लियर? तो एडम स्मिथ की परिभाषा को धन संबंधी परिभाषा कहते हैं। एडम स्मिथ के परिभाषा को धन संबंधी परिभाषा कहते हैं। अल्फ्रेड मार्शल की परिभाषा को कल्याण प्रदान करने वाला यानी कल्याण संबंधी परिभाषा कहते हैं या मानव कल्याण संबंधी परिभाषा कहते हैं। आगे चलकर अर्थशास्त्र को एक नया दृष्टिकोण देने वाले अर्थशास्त्री कौन बने? रॉबिन्स। अर्थशास्त्र को एक दृष्टिकोण सर्वप्रथम एडम स्मिथ ने दिया, धन का विज्ञान बताकर। आगे चलकर अर्थशास्त्र की धारा को एक दूसरे दिशा में ले गए अल्फ्रेड मार्शल, अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का विज्ञान बताकर। अब अर्थशास्त्र की एक तीसरी धारा निकालने की कोशिश किए रॉबिन्स और उसमें वो सफल भी हुए। रॉबिन्स भी अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखे हैं और वो पुस्तक है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। शॉर्ट में इस पुस्तक को सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस बोलते हैं। शॉर्ट में इस पुस्तक को सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस बोलते हैं। और यह पुस्तक किसने लिखी है? और यह भी बड़ी चर्चित पुस्तक है जिसका प्रकाशन 1932 में हुआ है। जिसका प्रकाशन कब हुआ? रॉबिन्स की पुस्तक सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस का प्रकाशन कब हुआ? 1932 में हुआ। कब हुआ? और इस पुस्तक में इस पुस्तक में रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र के बारे में बताया कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोग में आने वाले सीमित साधन तथा उद्देश्यों के संदर्भ में मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। रॉबिन्स का परिभाषा आपके नोट में दिया हुआ है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोग में आने वाले सीमित साधन तथा उद्देश्यों के संबंध में मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। और रॉबिन्स के इस परिभाषा को कहा जाता है दुर्लभता संबंधी परिभाषा। क्या कहा जाता है? दुर्लभता संबंधी परिभाषा कहा जाता है। रॉबिन्स का जो परिभाषा क्या है वो आप देखें। एक बार में तो याद नहीं होगा, 2-4 बार उसको पढ़िएगा लाइन को। लेकिन रॉबिन्स का जो भी परिभाषा है वो आगे चलकर ये बता रहा है कि अर्थशास्त्र उन वस्तुओं का अध्ययन करता है, उन साधनों का अध्ययन करता है जो साधन क्या है? दुर्लभ है। जो साधन क्या है? दुर्लभ है। और दुर्लभ कौन से साधन होते हैं? जो सीमित होते हैं। जो सीमित साधन है वही दुर्लभ साधन है। जो सीमित साधन है वही दुर्लभ साधन है। और उसी दुर्लभ साधनों का उपयोग कराना हमें बताते हैं कौन? अर्थशास्त्र। और यह बात कही है किसने? रॉबिन्स ने। दुर्लभ समझ रहे ना? दुर्लभ वस्तु किस वस्तु को कहेंगे? सीमित वस्तु को। जो इस पृथ्वी पर सीमित है वही इस पृथ्वी पर दुर्लभ है।
आप जानते हैं डायमंड, हीरा, उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसका मूल्य बहुत ज्यादा। और एक तरफ जल, वाटर, उसका पूरा वैल्यू है, और वाटर यानी जल का मूल्य हीरे के सामने कुछ है नहीं है। क्या कारण है इतनी कीमतों का दुर्लभता? हीरा बहुत कम है पृथ्वी पर, इसलिए उसकी कीमत बहुत, यानी हीरा ज्यादा दुर्लभ है, उतने दुर्लभ जल नहीं है, इसलिए उसका मूल्य क्या है? कम है। आप सोचते हैं कि 23 तारीख को गांव जाएंगे, मान कर चल रहे हैं 23 तारीख को गांव जाना है, तो गांव जाने का जब प्रोग्राम बनाते तो आप बहुत कुछ सोचते हैं, आप बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए, आप बहुत कुछ नहीं सोचते हैं, केवल वही के बारे में सोचते हैं जो दुर्लभ है। क्या आपने कभी यह सोचा कि गांव में जाएंगे तो सांस कहां लेंगे? सांस लेने के लिए बगीचा चल जाएंगे? नहीं, नदी किनारे ठीक रहेगा। क्या ये सोचे है? क्योंकि आप जानते हैं कि हवा और सीमित है, वो दुर्लभ, उसके बारे में नहीं सोचना है कि नहीं है? आप कभी सोचे हैं जिंदगी का आम हिस्सा है सांस लेना, हवा, लेकिन हम हवा के बारे में नहीं सोचते क्योंकि हवा दुर्लभ नहीं है, हवा असीमित है। जो सीमित है वो दुर्लभ है, और जो दुर्लभ है उसी के बारे में अर्थशास्त्र हमें पढ़ाएगा विस्तार पूर्वक। यही बात बता रहे कौन? रॉबिन्स। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? तो अर्थशास्त्र को समय समय पर भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग धरा प्रदान किए हैं। कुछ का कहना है धन, तो कुछ का कहना है मानव कल्याण, और कुछ का कहना है क्या? दुर्लभ। सो रहे हैं? कैसे होगा? तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, अर्थशास्त्र दुर्लभता संबंधी विज्ञान है। यानी अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें दुर्लभ वस्तु के बारे में पढ़ा जाता है। दुर्लभ वस्तु उसे कहते हैं जो सीमित है। क्लियर हो गया? तो समय समय पर भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को कई तरह से परिभाषित करने का कार्य किए हैं, जिनमें 3 परिभाषा काफी महत्वपूर्ण है। धन संबंधी परिभाषा, मानव कल्याण संबंधी परिभाषा, और दुर्लभता संबंधी परिभाषा। धन संबंधी परिभाषा किसने दिए हैं? एडम स्मिथ ने दिए हैं। मानव कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दिए हैं? अल्फ्रेड मार्शल ने दिए हैं। दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसने दिए हैं? रॉबिन्स ने दिया। हालांकि रॉबिन्स के भी आलोचक निकल गए। पलेटियन नोट को रॉबिन्स के आलोचक में डर्बन फ्रेजर एली का नाम आता है। डर्बन फ्रेजी एली का कहना है कि तुमने ये जो दुर्लभ कर रहा है तो एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल गलत है क्या? डर्बन फ्रेजर एली ये अर्थशास्त्री का नाम है। अब कहिएगा नाम याद करना पड़ेगा। याद काहे करना पड़ेगा? आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो फिर याद करना पड़ेगा। सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद याद अपने आप हो जाएगा जैसे आप जाइएगा क्वेश्चन पर। तो डर्बन फ्रेजर एली रॉबिन्स के बहुत बड़े आलोचक हुए। उन्होंने रॉबिन्स को कहा कि रॉबिन्स तुम दुर्लभ वस्तु कर रहा है, या दुर्लभ वस्तु को आप सीमित साधन वाले भी कह सकते हैं। तो यानी डर्बन फ्रेजर एली कहा कि रॉबिन्स तुमने जो ये दुर्लभ कर रखा है, तो इसका मतलब तुम क्या सोच रहा है कि हम अल्फ्रेड मार्शल को गलत मान ले? इसका मतलब तुम क्या सोच रहे हो कि हम एडम स्मिथ को गलत मान ले? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये डर्बन फ्रेजर एली कह रहे हैं। किससे? रॉबिन्स से। क्या रे रॉबिन्स, तुमने ये जो दुर्लभता संबंधी परिभाषा देकर ये बता रहा है कि जो दुर्लभ साधन है, जो सीमित साधन है, उसके बारे में अर्थशास्त्र विस्तार पूर्वक बताएगा, समझाएगा। तो ये बात बोल रहा है, तो तुम बताओ ना कि हम एडम स्मिथ के परिभाषा को गलत कर दें। रॉबिन्स चुप।
फिर टर्बन फ्रेजी अले बोला कि बोलो ने रे, तुम काहे चुप हो गया, बोलो। मानव कल्याण संबंधी जो परिभाषा मार्शल ने दिया है, क्या उसको भी हम भूल जाए? उसी बीच भीड़ में खड़ा था सैमुअलसन। कौन खड़ा था? सैमुअलसन। सैमुअलसन ने कहा कि कोई परिभाषा गलत नहीं है, सबका परिभाषा सही है। सैमुअलसन ने जुगाड़ लगाया, कहा कि रुकिए ना, हम एक ऐसा परिभाषा मारते हैं ना जिसमें आ जाएगा क्या? धान। उसमें आ जाएगा क्या? उसमें आ जाएगा क्या? सैमुअलसन ने कहा कि तीनों को मिलाकर एक परिभाषा तैयार कर दे, टेंशन खत्म। और तीनों को मिलाकर एक विकसित विस्तृत सर्वमान्य परिभाषा दिया सैमुअलसन ने, जिन्हें आगे चलकर अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया। आप सैमुअलसन के परिभाषा को नोट में पढ़िए दोस्तों। क्लियर? पढ़ लेना। वैसे सैमुअलसन के परिभाषा को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं बोरिंग सब्जेक्ट है, तो क्या इसके बिना आपका रिजल्ट हो जाएगा? बोरिंग भी लग रहा है तो भी पढ़ना पड़ेगा, हंस के पढ़िए, रो कर पढ़िए, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर दरोगा क्लियर होगा। और क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है? बड़ी धीमी गति से हम चल रहे हैं, ठीक है। ये चैप्टर में तो केवल परिभाषा दे रहे हैं, ठीक है। तो आप फिर हम बोल रहे हैं, शुरू में ही बता दिए थे कि हो सकता है कुछ पॉइंट आपको समझ में, उसके लिए हर बार आना नहीं है। हम 10 बात बताए, 6 आपको समझ में नहीं आया, लेकिन 4 तो आया। क्या ये आपकी उपलब्धि नहीं है? लेकिन अगर आप ये सोचने लगेगा 6 तो समझ में नहीं आया, ये 4 समझकर क्या करेंगे, हटा दो, नहीं पढ़ेंगे, ये सही बात नहीं है। अब 4 याद कर लिए, 4 समझ गए, कल होगा 6 समझ जाइएगा। और ऐसा भी होगा परीक्षा तक सब कुछ समझ जाइएगा। ऐसा भी हो सकता है कि परीक्षा के बाद इतना समझ जाइएगा, उसके बाद आप बोलिएगा आई एम नॉट दरोगा कैंडिडेट, आई एम इकोनॉमिक्स टीचर। क्लियर? तो अर्थशास्त्र का धन संबंधी परिभाषा किसने दिया? किसने? मानव कल्याण संबंधी परिभाषा अल्फ्रेड मार्शल। और दुर्लभता संबंधी परिभाषा रोबिन्स। किसने? रोबिन्स। दोस्तों, अर्थशास्त्र का एक और परिभाषा हम दे सकते हैं, और वो परिभाषा क्या हो सकता है? अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का एक और परिभाषा हम दे सकते हैं, और यह सर्वमान्य परिभाषा होगा अर्थशास्त्र का, कि अर्थशास्त्र ऐसा विज्ञान है जिसमें मानव के आर्थिक कार्य का अध्ययन होता है। अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसमें किसका अध्ययन होता है? मानव के आर्थिक कार्यों का अध्ययन होता है। एक परिभाषा यह भी हो सकता है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, अर्थशास्त्र दुर्लभ साधनों के बारे में समझने और प्रयोग करने वाला विज्ञान है। लेकिन अर्थशास्त्र को इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सोशल साइंस है
जिसमें हम पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं किसके बारे में? मानव के आर्थिक कार्यों का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में होता है उसका नाम क्या रखिएगा आप? मानव के आर्थिक कार्यों का अध्ययन जिस जहां पर होता है उसी शास्त्र को क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। वह विज्ञान है, वह सामाजिक विज्ञान है जो किसके बारे में अध्ययन करता है? मानव के आर्थिक कार्यों के बारे में अध्ययन करता है। लेकिन अब फिर एक और सवाल कि मानव के आर्थिक कार्य क्या है? मानव तो कई तरह के कार्य करते हैं, उसमें आर्थिक कार्य किसे कहेंगे? उसमें आर्थिक कार्य किसे कहेंगे? तो मानव के जितने भी कार्य हैं, मानव के जितने भी कार्य हैं उनमें से कुछ कार्य वो इसलिए करते हैं कि ताकि उसका हो सके जीव को पार्जन। क्या इस शब्द से आप परिचित हैं? जीव को पार्जन का मतलब समझ रहे हैं? तो मानव अपने जीवन में कई कार्य ऐसे करते हैं जिसका संबंध होता है किससे? जीव को पार्जन से, यानी रुपया कमाना या रुपया खर्च करना, मुद्रा कमाना या मुद्रा खर्च करना। और कुछ कार्य वो करते हैं किसके लिए? मनोरंजन के लिए। कुछ कार्य करते हैं वो इसलिए ताकि उनका विशेष उद्देश्य पूरा हो। कुछ कार्य इसलिए करते हैं क्योंकि वो करना उसका धार्मिक आस्था का विषय है। मानव अपने जीवन में कुछ कार्य इसलिए करते हैं कि ताकि उसका क्या हो सके? जीविकोपार्जन। मानव अपने जीवन में कुछ कार्य ऐसे भी करते हैं जिसका उद्देश्य जीविकोपार्जन करना नहीं होता है। उसका अर्थ होता है मनोरंजन करना, उसका अर्थ होता है विशेष उद्देश्य की पूर्ति होना, उसका अर्थ होता है धार्मिक आस्था का पूरा होना। उदाहरण के लिए किसान के द्वारा गेहूं काटा जाना, गेहूं काटने का जो कार्य है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उससे उसका क्या होगा? जीविकोपार्जन। लेकिन किसान का मचान पर बैठकर ताश खेलना किस लिए हो रहा है? मनोरंजन के लिए हो रहा है। किसी धार्मिक स्थल पर भजन संध्या में भाग लेना धार्मिक आस्था की पूर्ति के लिए लोग करते हैं। लेकिन उसी धार्मिक स्थान पर फूल का माला बेचने वाला वहां पर माला क्यों बेच रहा है? जीविकोपार्जन के लिए। तो मानव अपने जीवन के कई कार्य ऐसे करते हैं जिसका उद्देश्य क्या होता है? जीविकोपार्जन करना। और कुछ का उद्देश्य जीविकोपार्जन करना नहीं होता है कि ना है? मान लीजिए खेसारी लाल यादव के द्वारा स्टूडियो में गाना गाना क्या है? जीव को। खेसारी लाल यादव का बाथरूम में गाना गुनगुनाना जीव को पार्जन वाला कार्य नहीं है। एक ही व्यक्ति एक ही कार्य कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति एक ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन दोनों जगह पर उसका उद्देश्य क्या हो गया? अलग अलग हो गया कि नहीं? मानव के ऐसे कार्य जिसका संबंध किससे हो उस कार्य को क्या कहते हैं? मानव का ऐसा कार्य जिसका संबंध जीविकोपार्जन से उसे क्या कहते हैं? आर्थिक कार्य कहते हैं। और मानव के ऐसा कार्य जिसका संबंध जीविकोपार्जन करना नहीं बल्कि कुछ और हो उसे कहते हैं दोस्तों अनार्थिक कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अनार्थिक कार्य कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आर्थिक कार्य इकोनॉमिक एक्टिविटी, अनार्थिक कार्य नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मानव के ऐसे कार्य जिसका संबंध जीविकोपार्जन से है वो कार्य क्या कहलाते हैं? आर्थिक कार्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आर्थिक कार्य कहलाते हैं। मानव का ऐसा कार्य जिसका संबंध जीविकोपार्जन करना से नहीं वो क्या है? अनार्थिक कार्य। एक ही कार्य एक जगह आर्थिक हो सकते हैं तो दूसरे जगह अनार्थिक हो सकते हैं।
एक नर्स का हॉस्पिटल में रोगी का सेवा करना क्या है? आर्थिक कार्य। नर्स का सासू माँ बीमार पड़ गई, उसका सेवा वो घरे पर कर रहा है, वो आर्थिक कार्य नहीं है। अब वो क्या है? अनार्थिक कार्य। उससे पैसा मिलने वाला नहीं है। एक ही कार्य, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक नर्स के द्वारा अस्पताल में रोगी का सेवा किया जाना नर्स का आर्थिक कार्य है। लेकिन मान लीजिए कि नर्स की सासू माँ बीमार पड़ गई और वो घर पर ही रहकर सासू माँ का सेवा कर रहा है, कार्य वहीं कर रहा है अस्पताले वाला, लेकिन घर पर कर रहा है, अपने लोगों का कर रहा है, उससे उसको पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए वो क्या है? डॉक्टर का अस्पताल में इलाज करना डॉक्टर का आर्थिक कार्य है, और डॉक्टर का मचान पर बैठकर वैसे इलाज करना अनार्थिक कार्य है। बात समझे कि नहीं? अच्छा, मचान शब्द से आप लोग परिचित है कि नहीं? समझ रहे हैं ना? हाँ, सभी लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं तो इस बात को समझ रहे होंगे। नहीं, कुछ को लिए हो सकता नया शब्द हो, ठीक है। हमारे कुछ दोस्त झारखंड के, यूपी के भी हैं, तो हो सकता है उसके लिए नया शब्द हो, लेकिन सभी लोग समझते होंगे। लेकिन अब तो गांव का भी वो मचान ढह गया है, टूट गया, बैठने वाला कोई नहीं है। खैर, इतनी बात समझे? आर्थिक कार्य क्या समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? तो हम क्या समझे थे कि अर्थशास्त्र का एक नया परिभाषा दिए थे कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसमें मानव के आर्थिक कार्यों का अध्ययन होता है। अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसमें मानव के आर्थिक कार्यों का अध्ययन होता है। मानव के आर्थिक कार्य वे हैं जिसका संबंध जीव को उपार्जन करने से। मानव के आर्थिक कार्य वे हैं जिसका संबंध जीव को उपार्जन करने से। अब ध्यान दीजिए दोस्त, आर्थिक कार्य कई प्रकार के हो सकते हैं। आर्थिक कार्य कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन कई प्रकार के आर्थिक कार्यों का आप बंटवारा करिएगा तो पूरे देश में, पूरे विश्व में 4 प्रकार के आर्थिक कार्य निकलकर सामने आएंगे: उत्पादन, उपभोग, निवेश और विनिमय। विनिमय को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सचेंज। और ये शब्द नहीं समझने तो इसका अर्थ होता है खरीदना एवं बेचना। खरीदने बेचने की प्रक्रिया को ही अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? विनिमय कहा जाता है। आप खरीदते हैं मतलब आप विनिमय करते हैं, आप बेचते हैं आप क्या करते हैं? विनिमय। खरीदने बेचने की प्रक्रिया के लिए अर्थशास्त्र में विनिमय और अंग्रेजी में एक्सचेंज शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो आर्थिक कार्य जो कई प्रकार के हैं, लेकिन पूरे विश्व के मानव के आर्थिक कार्यों को आप बांटना चाहिएगा तो कुल कितने प्रकार के आर्थिक कार्य निकलेंगे? 4 प्रकार के: उत्पादन, उपभोग, निवेश और विनिमय। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक कार्य क्या है? उत्पादन, प्रोडक्शन। सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक कार्य क्या है? उपभोग भी आर्थिक कार्य है, निवेश भी आर्थिक कार्य है, विनिमय भी आर्थिक कार्य है। लेकिन इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक कार्य क्या है? उत्पादन, प्रोडक्शन। और उत्पादन सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक कार्य इसलिए है क्योंकि उत्पादन होगा तब ना मानव की आवश्यकता पूरा होगा। उत्पादन ही नहीं होगा मानव की आवश्यकता पूरा होगा। इसलिए अगर आपसे पूछे कि किसी भी देश के अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य क्या है, उत्पादन करना, या सभी प्रकार के आर्थिक कार्यों में सबसे मुख्य आर्थिक कार्य क्या है? सबसे मुख्य आर्थिक कार्य क्या है? उत्पादन करना। और उत्पादन 2 प्रकार का होता है, एक वस्तु का उत्पादन और दूसरा सेवा का उत्पादन, सर्विस और गुड्स। अर्थशास्त्र में उत्पादन कितने तरह का होता है? 2 प्रकार का उत्पादन, वस्तु का उत्पादन और सेवा का उत्पादन। अब भारत में देख लीजिए, सो रहे हैं, इतना मार मारेंगे ना कि फिर ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद ही होश होगा।
ठीक है, जा करो। वस्तु का उत्पादन और क्या हुआ जी? लग रहा है सो के उठ के आई है। तुम ही बोल रहे, चश्मा क्या हुआ जी? वस्तु का उत्पादन और सेवा का उत्पादन। उदाहरण के लिए भारत में एक महिंद्रा कंपनी है, वो भी प्रोडक्शन कर रहा है। एक एसबीआई है, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है कि नहीं है, वो भी प्रोडक्शन कर रहा है। महिंद्रा भी प्रोडक्शन कर रहा है, एसबीआई भी प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन महिंद्रा किसका प्रोडक्शन कर रहा है? एसबीआई सेवा का। तो अर्थव्यवस्था में कितने तरह का उत्पादन? दो तरह का, वस्तु का उत्पादन और सेवा का उत्पादन। सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक कार्य कौन है? दूसरा आर्थिक कार्य। एक देश में कितने प्रकार का आर्थिक कार्य? उत्पादन, उपभोग, निवेश और जिसमें सबसे प्रमुख कार्य, क्योंकि उत्पादन होगा तबे उसका क्या हो सकता है? तबे उसका क्या हो सकता है? उत्पादन ही नहीं होगा तो उपभोग विनिमय हो पाएगा। इसलिए सभी आर्थिक कार्यों में सबसे मुख्य आर्थिक कार्य, किसी भी अर्थव्यवस्था में कितने तरह का उत्पादन? चार तरह का उत्पादन, सॉरी हाँ, दो तरह का उत्पादन। कितने तरह का? दो तरह का। अब आप चाहे वस्तु का उत्पादन करिए या सेवा का उत्पादन करिए, उसके लिए आपको कितने साधन की आवश्यकता होगी? चार। आप वस्तु का उत्पादन करिए या सेवाओं का उत्पादन करिए, उसके लिए आपको कितने साधन की आवश्यकता होगी? चार। भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी। अब कोई भी उत्पादन करिए, आपको एक जगह चाहिए कि नहीं? जहां फैक्ट्री लगाइएगा, उत्पादन करिएगा, चाहे वस्तु का उत्पादन करिए या सेवा का उत्पादन करिए, सबसे पहले आपको क्या चाहिए? जो आप कंपनी खड़ा कर सके, ऑफिस बना सके। फिर उसमें सामान सबके लिए क्या चाहिए? फिर वहां काम करने के लिए। और अगर आप कर रहे हैं तो आप खुद किसकी भूमिका में है? तो उत्पादन के कितने साधन? एक भी साधन की कमी होगी उत्पादन नहीं होगा। चाहे वस्तु का उत्पादन करे चाहे सेवा का उत्पादन करे, उसके लिए हमें कितने साधनों की आवश्यकता होगी? चार साधनों की आवश्यकता होगी। भूमि, पूंजी, श्रम और भूमि, पूंजी, श्रम और क्लियर। उत्पादन कितने तरह का हो सकता है? दो। उत्पादन के कितने साधन हैं? चार। कितने साधन हैं? आर्थिक क्रिया मुख्य कितने प्रकार के? चार प्रकार के। आर्थिक क्रिया या आर्थिक कार्य, क्रिया कार्य एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो आर्थिक क्रिया या आर्थिक कार्य कितने प्रकार के? चार प्रकार के। उत्पादन, उपभोग, निवेश और सबसे प्रमुख आर्थिक कार्य। उत्पादन कितने तरह का? वस्तु का उत्पादन और वस्तु या सेवा का उत्पादन करने के लिए कितने साधन? एक क्वेश्चन आ रहा है, उद्यमी क्या होता है? जो उत्पादन करने के लिए रेडी हुआ वही क्या हुआ? उदाहरण के लिए मान लीजिए हमको डेयरी फार्म खोलना है, हमको डेयरी फार्म, हमको मतलब बिट्टू झा को डेयरी फार्म खोलना है। क्लियर? तो उसके लिए चाहिए पहले भूमि, जहां गाय के लिए शेड बनेगा। फिर चाहिए पूंजी, ताकि गाय के लिए चारा आएगा। फिर चाहिए श्रम करने वाले लोग, ठीक है, ताकि जो है गाय के घास काटा हो और गाय के तरह तरह के जो कार्य है वो हो सके। और हम खुद किसकी भूमिका में रहेंगे? उद्यमी की भूमिका में। आप जानते हैं कि एक देश में इनकम का जो सृजन होता है क्या होने से? उत्पादन होने से। इनकम का जो सृजन होता है, आय का जो सृजन होता है क्या होने से? उत्पादन होने से। लेकिन उत्पादन होने से आय का सृजन कैसे होता है? तो उत्पादन के प्रक्रिया में जिसने भूमि लगाया उसको क्या प्राप्त होगा? अरे ढला की इकोनॉमिक में इसे क्या कहा जाता है? जो पूंजी लगाया है, जो श्रम कर रहा है, उसे क्या मिलता है? जो मजदूर उद्यमी है वो लाभ कमाता है।
तो उत्पादन होता है तो ही इनकम का सृजन होता है। और इनकम का सृजन कितने तरह से? 4 तरह से, रेंट, ब्याज, वेतन और लाभ। एक व्यक्ति जो रेंट पर अपना भूमि दिया, उसका रेंट ही उसका इनकम है। एक व्यक्ति जो पूंजी लगाया है, उससे उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट ही उसका इनकम है। एक श्रम कर रहा है तो उसे वेतन मिलेगा, वो वेतन ही उसका इनकम है। और एक जो उद्यमी की भूमिका में वो प्रॉफिट कमाएगा, वो प्रॉफिट ही उसका इनकम है। यानी कि एक देश में मानव की आवश्यकता की पूर्ति तब होगी जब क्या हो, और एक देश में लोगों को इनकम तब होगा जब क्या हो। और एक देश के लोगों को इनकम कितने तरह से? 4 तरह से। आप लोग सरकारी नौकरी करिएगा, आप लोगों का इनकम, वेतन। अब जरूरी नहीं कि एक आदमी एक के तरह से ही इनकम कमा सकता है। एक आदमी चाहेगा तो 2 तरह से भी इनकम कमा सकता है, 3 तरह से भी कमा सकता है, 4 तरह से कमा सकता है। लेकिन चौथा छोड़कर 5वां कोई तरीका इनकम जनरेट करने का 4 ही तरीका है। या तो रेंट पर आप अपने रूम को, भूमि को लगाइए, या ब्याज पर पूंजी लगाइए, या वेतन का अर्जन कीजिए, या ये 4 तरह से लाभ, 4 तरह से इनकम होता है लोगों को। तो आर्थिक कार्य कितने प्रकार के? सबसे प्रमुख आर्थिक कार्य। उत्पादन के कितने साधन? 4 साधन। साधन पूछेंगे तो आपसे पूछे उत्पादन कितने प्रकार का हो सकता है? 2 प्रकार का। लेकिन उत्पादन के साधन कितने हैं? 4। उत्पादन सबसे मुख्य आर्थिक कार्य है, सबसे मुख्य आर्थिक क्रिया है, क्योंकि इसी से मानव की आवश्यकताएं पूर्ति होगी, इसी से मानव को आय का अर्जन होगा, आय का सृजन होगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अर्थशास्त्र के ढेर सारे परिभाषा अब आपको हम बता दिए हैं। इससे ज्यादा परिभाषा की आपको कहीं पर जरूरत नहीं होगी, हो ही नहीं सकता। पटना में सबसे ज्यादा अर्थशास्त्र की परिभाषा देने वाले हम अकेले हैं दोस्तों। अर्थशास्त्र के भी बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, ऐसा नहीं कहते कि हम तो थोड़ा बहुत कम जानते हैं, लेकिन आपको सारा परिभाषा बता दिए हैं। अब हम लोग जो है ना अर्थशास्त्र को बांट डालते हैं, लेकिन बंटवारा जो है फ्री माइंड में करेंगे, कल के क्लास में करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। आज की क्लास को यहीं पर देते हैं विराम, और बिल्कुल हम ये भरोसा है कि आप लोग अर्थशास्त्र के परिभाषा को समझिएगा दोस्तों। और अर्थशास्त्र का पीडीएफ तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी है। अर्थशास्त्र का पीडीएफ ऐप के अलावे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी है। संगठन को अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, और उद्यमी को अंग्रेजी में इंटरप्राइजेज बोलते हैं। उद्यमी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंटरप्राइजेज। संगठन को अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। क्लियर? ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के क्लास में।